Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn Indian economy tax. आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में कर के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक ना केवल आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के भी इम्पोर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को गेन करें. ओके. एट फर्स्ट वी विल नो अबाउट द टैक्स. सबसे पहले हम लोग कर के बारे में जानेंगे. ओके. किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा सरकार को दिया जाने वाला भुगतान कर कहलाता है. यानी कोई भी इकोनॉमी में जनता जो सरकार को भुगतान करती है, कोई भुगतान करती है, उसे हम क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं. टैक्स दो प्रकार के होते हैं, कर दो प्रकार के. एक डायरेक्ट टैक्स होता है. प्रत्यक्ष कर उस कर को कहा जाता है जिसमें काराघात एवं कारापात उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर कर लगाया जाता है. अर्थात ये वैसे कर होते हैं जिसका मौद्रिक भार दूसरों पर टाला नहीं जा सके. ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए ये कैसे कर हैं जिसका मौद्रिक भाग, जिसका मॉनेटरी वैल्यू आप दूसरों पर टाल नहीं सकते हैं, ये आप ही को देना पड़ता है. ओके. अब हम जानेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, यानी काराघात क्या होता है. सरकार द्वारा लगाए गए कर का मौद्रिक भार जिस व्यक्ति पर सबसे पहले पड़ता है, अर्थात सरकार जिससे कर वसूल करती है उस पर काराघात होता है. यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब क्या हो गया? जिस व्यक्ति पर सरकार कर लगाती है उसे हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहते हैं. अब आप समझेंगे कारापात क्या होता है, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स. सरकार द्वारा जिस व्यक्ति पर कर का मौद्रिक भार लगाया जाता है, यदि वो व्यक्ति कर के मौद्रिक भार को किसी अन्य व्यक्ति पर टालने में सफल हो जाता है, यानी आप पर टैक्सेशन लगाया गया लेकिन आप नहीं कर दे रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कर दे रहा है, तो उसे हम कारापात यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं. उस व्यक्ति पर माना जाता है जो कर के भार को अंतिम रूप से वहन करता है, यानी दूसरे व्यक्ति को. ओके स्टूडेंट्स, आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान गए. आपने सबसे पहले जानकारी ली डायरेक्ट टैक्स क्या है, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स आप जान गए. ओके. अब हम लोग जानेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं. ओके. अप्रत्यक्ष कर वैसे कर हैं जिसका मौद्रिक भार दूसरों पर टाला जाता है, इसका मॉनेटरी वैल्यू आप दूसरों पर क्या कर सकते हैं? टाल सकते हैं. यानी आप डायरेक्ट इसको पे नहीं करते हैं, आप इसका जो वेट है, इसका जो वैल्यू है वो दूसरों पर टालते हैं. ओके. यानी कि कारापात किसी और व्यक्ति पर होता है और काराघात किसी और व्यक्ति पर. सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर के राजस्व वसूली बड़े स्रोत हैं. स्टूडेंट्स, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन कौन जो टैक्सेशन है वह इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं, तो आप कह सकते हैं सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आप कह सकते हैं. ओके. अब इस स्ट्रक्चर को देखें, आप समझ जाएंगे कि भारतीय कर का ढांचा क्या है. भारतीय कर प्रणाली में करों का वितरण निम्न प्रकार से है. पहले मैं कर के बारे में बता दूं. सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो दो प्रकार से बांटा गया है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? संपत्ति कर, निगम कर, आयकर यानी वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क. इसके साथ साथ राज्य सरकार भी दो प्रकार से कर लेती है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? भू राजस्व, पेशा कर, कृषि आय कर यानी एग्रीकल्चर का जो इनकम पर जो टैक्स लेती है, प्रोफेशन पर जो टैक्स लेती है, भूमि का जो रेवेन्यू यानी लैंड का जो रेवेन्यू होता है उस पर जो टैक्स लेती है, वो सब डायरेक्ट टैक्स में आता है. ओके. अप्रत्यक्ष कर, राज्य उत्पादन कर, जितने भी प्रोडक्शन राज्य में होते हैं. इंटरटेनमेंट टैक्स भी आता है, मनोरंजन कर, आपका व्हीकल टैक्स आता है, वाहन कर और विद्युत कर यानी इलेक्ट्रिसिटी टैक्स भी आते हैं. अब हम लोग जानेंगे स्थानीय यानी लोकल टैक्स क्या क्या होते हैं. ये भी दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स. एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है प्रत्यक्ष कर. आप समझ रहे हैं? ओके.
प्रत्यक्ष कर में सेवा कर सर्विस टैक्स आते हैं, जनरल टैक्स आते हैं और वेल्थ टैक्स भी आते हैं। अप्रत्यक्ष कर में सीमांत कर आते हैं और चुंगी कर आते हैं। ओके, आप इसे जान गए। केंद्र सरकार द्वारा कुछ कर लगाए जाते हैं जैसे सीमा शुल्क, निगम कर और पूंजी कर। कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है परंतु उससे प्राप्त राजस्व में केंद्र और राज्य दोनों ही भागीदार होते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, लगाती तो केंद्र है टैक्स को, ठीक है, बट उससे जो रेवेन्यू मिलता है उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर। ओके, कुछ कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। लगाती तो केंद्र सरकार है, आप समझ रहे हैं, बट उसे एकत्र करने, उसे कलेक्ट करने का काम कौन करती है? राज्य सरकार करती है। ओके, एकत्रित राशि का उपयोग राज्य सरकार ही करती है, जैसे कि स्टाम्प शुल्क, दवाइयों और श्रृंगार के सामान पर कर इत्यादि। कुछ कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है तथा एकत्र एवं उपयोग भी राज्य सरकार ही करती है। ओके, जैसे कि आप कह सकते हैं भू राजस्व, कृषि आय, बिक्री कर इत्यादि। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए, आप कर के बारे में जान गए। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर क्या, आपने स्ट्रक्चर देखी। ओके, आपको स्ट्रक्चर से भली भांति परिचित हो गए। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेशन को कलेक्ट करती है वो किस किस तरीके से करती है और वो क्या कर है। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर। कंपनियों और व्यावसायिक निगमों के मुनाफा पर लगाया गया कर निगम कर कॉर्पोरेशन टैक्स कहलाता है। यानी कंपनी और जितने भी बिजनेस कॉरपोरेशन होते हैं उसका जो रेवेन्यू होता है उस पर जो कर आता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ओके, यह भी एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, परंतु इससे प्राप्त होने वाला राजस्व का उपयोग केंद्र सरकार ही करती है। इसे आप नोट करें कि इसे कौन रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स, आयकर सरकार की आय का महत्वपूर्ण साधन है। जनता अपनी आय पर जो कर भुगतान करती है उसे आयकर कहलाता है। यह भी एक प्रत्यक्ष कर है। इससे प्राप्त होने वाले राजस्व का केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा होता है। ये बात तो आप नोट डाउन करें कि जो इनकम टैक्स होता है वह, उसका जो रेवेन्यू होता है वो स्टेट और सेंट्रल और स्टेट दोनों इसका कंट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, अब आता है वेल्थ टैक्स। किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति पर लगाए जाने वाले कर को हम क्या कहते हैं? वेल्थ टैक्स कहते हैं। यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह डायरेक्ट टैक्स है। ओके, यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिनकी संपत्ति का मूल्य 30 लाख से अधिक हो। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 1957 से 58 में हुई थी। समय समय पर सरकार इसमें बदलाव करती रहती है। ओके, अब हम लोग समझते हैं कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क वह कर है जो आयात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है। यानी जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होते हैं उस पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी। यह इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है तथा प्राप्त राजस्व का जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसका उपयोग भी किया जाता है। यह केंद्र सरकार की आय का प्रमुख साधन है। इसे टैरिफ भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कस्टम ड्यूटी को हम टैरिफ भी कहते हैं। ओके, अब हम लोग जानते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार को संविधान द्वारा नशीले और औषधीय पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार प्रदान किया जाता है। इस शुल्क द्वारा प्राप्त राजस्व का उपयोग भी केंद्र सरकार ही करती है। इसे हम लोग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सेवा कर की ओर, सर्विस टैक्स की ओर। इस कर का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा 1994-95 के बजट में किया गया था। वर्तमान में सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के कारण यह राजस्व प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। ओके,
आप इसे समझ गए। अब हम लोग जानेंगे उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स। किसी भी उपहार को देने पर जो कर लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपहार कर। यह क्या है? यह डायरेक्ट टैक्स है। कर योग्य आय टैक्सेबल इनकम, वह आय जो ग्रॉस पर्सनल इनकम यानी सकल व्यक्तिगत आय में से छूट योग्य घटाने के पश्चात प्राप्त होती है, उसे कर आय कहते हैं। आयकर अधिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन जीवन बीमा लाभ यानी जो LIC है या भी कोई भी या प्रोविडेंट फंड हो गया, जिनको अर्जित आय की संज्ञा दी जाती है तथा कुछ आय पर कर की छूट होती है। टैक्सेबल इनकम आप जान गए। ओके। अब कर लोच यानी टैक्स इलास्टिसिटी, सॉरी स्टूडेंट्स, आप कर लोच जान गए। आप जानिए कर लोच के बारे में। राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कर राजस्व में होने वाली वृद्धि के मध्य पाए जाने वाले संबंध को कर लोच कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग टैक्स रिटर्न जानेंगे। टैक्स इलास्टिसिटी आप जान गए। ओके। अब हम लोग जानेंगे टैक्स रिटर्न। कर जो स्टेटमेंट होते हैं में करदाता अपने कर संबंधी सूचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। ओके। अब हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। जब कर आरोपित करते समय करदाता की क्षमता, योग्यता, मितव्ययता, जन कल्याण, विषमता, उत्पादकता तथा प्रशासनिक सरलता इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है, इसे हम लोग करारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो आप टैक्स कर लोच जान गए, आप टैक्स रिटर्न को भी जान गए, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन भी जान गए। अब आता है टैक्स बायोएंसी। ओके। राष्ट्रीय आय तथा सरकार द्वारा उठाए गए अन्य विवेकशील परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कर राजस्व में होने वाले परिवर्तन के मध्य पाया जाने वाला संबंध कर उत्प्लावकता कहलाता है। कर उत्प्लावकता। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे लैफर कर्व। अमेरिका अर्थशास्त्री लैफर ने इस वक्र का प्रतिपादन किया। लैफर के अनुसार कर से राजस्व प्राप्ति तथा कर की दर के मध्य संबंध का निरूपण इस वक्र के माध्यम से किया जाता है। लैफर के अनुसार कर की वह दर इष्टतम होती है, माने सबसे मैक्सिमम होती है, जिससे ऊपर की दर में वृद्धि करने पर कम राजस्व प्राप्त होता है तथा उससे नीचे करने पर राजस्व में कमी आती है। तो आप किसके बारे में जाने? लैफर के बारे में जाने। ओके। लैफर कर्व कभी ऊपर की ओर जाता है और कभी नीचे की ओर जाता है। अगर ऊपर की ओर जाता है तो कम राजस्व, आपका रेवेन्यू जो कम हो जाता है। अगर नीचे की ओर आता है तो भी आपका रेवेन्यू जो है उसमें कमी आती है। ओके। आप ये भी जान लें, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, स्टेट ड्यूटी, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर और STT होता है, प्रतिभूति व्यवहार कर आदि। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर होटल प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, रोजगार कर और पथ कर भी इसमें आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप अप्रत्यक्ष कर के बारे में जानें। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर। सेवा कर कब लगाया गया था? 1994-95। ओके। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प और पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, टैक्स जो विज्ञापन आता है उस पर कर, प्रवेश कर, शिक्षा पर भी कर, सट्टेबाजी पर यानी जो हम लोग शेयर बाजार कहते हैं, और डीजल पेट्रोल पर बिक्री पर भी कर। वैट के बारे में पढ़ चुके हैं। वैट जो है सबसे पहले हरियाणा में और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग GST के बारे में जानेंगे। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके।
राष्ट्र स्तर पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं के संबंध में सभी उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई वस्तुओं तथा सेवाओं पर एक दर से समान रूप से कर देना वस्तु तथा सेवा टैक्सेशन के रूप में जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए। जितने भी अर्थव्यवस्था हैं सभी जगह टैक्स के जो कंज्यूमर यूजर्स जो टैक्स होंगे, कंज्यूमर जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उस पर जो जो क्रय करते हैं उस पर जो टैक्स होंगे वो सब एक समान होंगे। अच्छे रूप में तैयार जीएसटी विनिर्माण लागत में कमी लाएगी और आपके वाणिज्य को अधिक कुशल बनाएगी। जीएसटी फिलहाल लागू होने की प्रक्रिया में है, एक्चुअली ये लागू हो चुका है तथा ये उम्मीद की जाती है कि 1 अप्रैल को जीएसटी 2017 को ये पूरे देश में लागू हो जाएगी, नहीं हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे समझ गए, आपने इसकी जानकारी ले ली, आपने अलग अलग टैक्सों की जानकारी ली, किस तरह से टैक्स होते हैं और सरकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार किस तरह से टैक्स लेती है। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।